पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र करके विपक्ष को घेरा, फिर लोकसभा स्पीकर ने निंदा प्रस्ताव पेश करके और आज अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इमरजेंसी को काला अध्याय बताया। उधर संविधान की कॉपी दिखाकर सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी को घेरने वाले विपक्ष ने आज नया दांव चला। नए संसद भवन में लगे सिंगोल को हटाकर संविधान की विशालकाय प्रति लगाने की मांग कर डाली। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा कि सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है और लोकतंत्र के मंदिर में इसका कोई काम नहीं। आज हम इसी से जुड़े तमाम सवालों और पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। इसको बचाना है, इसकी रक्षा करना है। जय संविधान। संविधान पर आर पार वाली सियासत लगातार बढ़ रही है। संविधान दिखा दिखाकर सत्ता पक्ष को घेर रहे विपक्ष की नजरें अब उस सेंगोल पर भी टिक गई हैं, जिसे पीएम मोदी ने तमिलनाडु से लाकर नई संसद में रखा था। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मांग कर डाली है कि जहां सेंगोल रखा है वहां संविधान रखा जाए। दलील ये कि संविधान भारतीय लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है, जबकि सेंगोल यानी राजदंड राजतंत्र का प्रतीक है। देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान है। हमारा मामला है, हमारा मानना है कि अब सेंगोल का महत्व नहीं है। ये ताकत मिले, जीत मिले, बहुत अच्छी बात है, जीते हैं। लेकिन ये लोगों की बुद्धि ऐसी हुई है तो प्रभु राम को ही रिप्लेस कर रहे थे। उस दिन तो उन लोगों ने अपने सांसद ही को प्रभु राम की तुलना कर दी थी। तो ये इससे कहते हैं कि पूरी मति भ्रष्ट हो गई है और ये अपने पतन की ओर शुरू, बोलते ना, शुरू नहीं हुए कि खत्म होने की तैयारी हो गई। पीएम मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन में सेंगोल की स्थापना की थी। तमिलनाडु के प्राचीन मठ के आधीनम महंतों की मौजूदगी में सेंगोल को नई लोकसभा में रखा गया था। प्रधानमंत्री ने कहा था, सेंगोल राजदंड सिर्फ सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि राजा के सामने हमेशा न्यायशील बने रहने और जनता के प्रति समर्पित रहने का भी प्रतीक रहा है। अब समाजवादी पार्टी उसी सेंगोल को हटाने की मांग कर रहा है और समाजवादी पार्टी की मांग पर धीरे धीरे पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। सेंगोल की जगह संविधान की मांग होने लगी है। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। ये लोकतंत्र की इमारत है, देश का सबसे सर्वोच्च सदन है जो जनता से सीधा जिसका जुड़ाव है और अब इतिहास में वो सेंगोल दर्ज। इस तरह की बात बहुत कहनी आसान है, सस्ती बातें हैं, सुर्खियों में आने की एक सस्ती कोशिश है। अपनी मर्जी का सिंगोल लगा दिए हैं, अपनी मर्जी का ये मनमानी करके ये कर रहे हैं, तो उनकी मांग में बुरा तो नहीं है। उन्होंने जो पूछ रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट हैज ऑलवेज बीन सेक्युलर, इंक्लूसिव, सबको साथ लेने की बात थी, बात ही थी। मेरी समझ के परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए। क्यों इन्हें इन सारी चीजों से ऐतराज होता है? क्यों नहीं भैया सकारात्मक राजनीति की सोच ये विपक्ष के नेता रख सकते हैं? संविधान और सेंगोल वाले विपक्ष के वार पर सत्ता पक्ष इमरजेंसी वाले हथियार से पलटवार कर रहा है। पहले पीएम मोदी ने घेरा, फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने और आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इमरजेंसी की निंदा की। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र हुआ तो दोनों ओर से वार पलटवार जोरदार हुआ। राष्ट्रपति वगैरह के भाषण होते हैं तो उनमें राजनीतिक विवाद नहीं डाले जाते हैं। ये पहली बार हुआ है कि राजनीतिक विवादों को राष्ट्रपति के भाषण में डाला गया सरकार द्वारा, जो उचित नहीं, परंपरा नहीं रही, पहले कभी नहीं हुआ। और तो इसलिए ये राष्ट्रपति को राजनीतिक विवाद में घसीटना उचित नहीं था, जो उन्होंने घसीटा वो ठीक नहीं है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए आगे की जनरेशन को कि कांग्रेस वाले जो बार बार कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, आज तक
राहुल गांधी ने कुछ कहा हाउस में, चुपचाप बैठे रहे। ये प्रेसिडेंट एड्रेस अब नहीं रहा है 10 साल से, ये मोदी एड्रेस रहा है, मोदी जी एड्रेस। क्या निकल कर आएगा? जो मोदी जी चाहते हैं वही निकल कर आएगा उनके स्पीच में। अल्पमत की सरकार है, मोदी जी बहुमत गंवा चुके हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। और ये इमरजेंसी जो है इन्होंने भूलनी नहीं चाहिए कि इन्होंने जो है पूरा संविधान के विरोध में जाके जो है ये सब इमरजेंसी जो है यहाँ पर लागू की थी, और उसका जो है कड़े शब्दों में जो है हम लोग भी निंदा करते हैं। आज कल स्पीकर जी ने भी किया और आज राष्ट्रपति जी ने भी किया। पहले संविधान की कॉपी दिखाकर सत्ता पक्ष को घेरा गया और अब सेंगोल की जगह संविधान लगाने की मांग करके घेरा जा रहा है। लेकिन विपक्ष के दाव का सत्ता पक्ष ने भी तोड़ निकाल लिया है और इमरजेंसी की चर्चा करके संविधान के दुरुपयोग का आईना दिखा रहा है। आज तक चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से दोनों सदनों में नीट का मुद्दा उठाया जाएगा। ये खबर सामने आ रही है। कल संसद में विपक्ष नीट का मुद्दा उठाएगा। दोनों ही सदनों में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। नीट की परीक्षा को लेकर शुरुआत से जिस तरह की बातें हो रही हैं, अदालत तक ये मामला पहुंचा है। कहीं पेपर लीक की बात, कहीं कुछ और गड़बड़ियों की बात, कहीं कुछ प्रश्नों के 2 विकल्पों के सही पाए जाने की बात, कहीं ग्रेस मार्क्स का मुद्दा। ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं। अब विपक्ष की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कल दोनों सदनों में नीट का मुद्दा उठाया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच जो चल रहा है संसद में, उसकी चर्चा जरा हम कर लें। इस समय 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, और तनुज पूनिया लोकसभा सांसद कांग्रेस की ओर से कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। पहले जीवीएल ये बताइए कि लगातार तीसरा दिन हो गया है कि किसी न किसी रूप में इमरजेंसी का जिक्र छिड़ जाता है, और कांग्रेस पार्टी खास करके ये कह रही है कि बीजेपी अपनी खामियों को छुपाने के लिए बार बार 1975 का जिक्र लेकर आने। कब तक इतिहास में जाते रहेंगे? को श्वेता जी भूलना चाहिए, और जो लोकतंत्र की बचाने की और संविधान की बात आए दिन करने वाले कांग्रेस पार्टी को ये याद दिलाना, ये काला चरित्र कांग्रेस पार्टी का या याद दिलाना जरूरी नहीं है क्या? किसी भी देश में ये कोई बहुत पहले हुआ काम नहीं है। भारत आजाद हुए केवल 75 वर्ष हुए हैं, तो हम इन कार्यकाल में कांग्रेस के सरकार रहते हुए जिस प्रकार संविधान को कत्ल करने के जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, संविधान को एक तरह से खत्म करने के, जनता की और जनता की फंडामेंटल राइट्स को खत्म करने का, प्रेस फ्रीडम को खत्म करने का, संवैधानिक संस्थाओं को एक तरह से बंधक बनाने का, ये चरित्र जो कांग्रेस पार्टी का है, क्या इसके बारे में हमको याद रखना नहीं चाहिए? जरूर याद रखना चाहिए। और ऐसे समय जब ये राजनीतिक दल इंडी गठबंधन के नाम से जो आकर के संविधान के रक्षक के रूप में का बात करते हैं, वो कैसे इसको बख्शक के रूप में देश को नुकसान दिया है, लोकतंत्र को खत्म करने का एक साजिश रचा है। ये मैं मानता हूं केवल अभी नहीं, आने जब तक भारत रहेगा तब तक इस काला खंड का चर्चा होगा। कांग्रेस पार्टी को यदि ये सूट नहीं करती है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, बट लेकिन आजाद भारत में हुआ ऐसा काला चरित्र को बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। हम आज सेंगोल की चर्चा कर रहे हैं, जो सैकड़ों वर्ष के पहले जिसकी चर्चा हुई थी। ये कांग्रेस का काला चरित्र भी सैकड़ों वर्ष तक चर्चित रहेगा। उसके लिए कांग्रेस पार्टी को शर्म आती है तो आनी चाहिए। तनुज पूनिया जी, आप लोग कई बार बीजेपी की ओर उंगली उठाकर ये कहते हैं कि वो ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनका कोई सरोकार नहीं रहता है, और बड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। अब आज सेंगोल का मुद्दा एक बार फिर खड़ा हो गया संसद में। समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू हुआ, लेकिन रेणुका चौधरी ने भी कहा कि हाँ, सेंगोल को हटना चाहिए, एक तरफा सोचकर लगा दिया गया है। और उसके बाद जब तमाम नेताओं से पूछा गया तो अचानक यही मुद्दा बन गया।
देखिए, जैसा कि आप कह रही हैं कि बार बार भारतीय जनता पार्टी पुराने मुद्दे उठाती है, ये बात सही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति विशेष रूप से पिछले 10-11 सालों में केवल कांग्रेस के नेताओं को गाली देने में, कांग्रेस के पुराने बातें निकाल करके जनता के बीच में रखने में, इसी में इनकी राजनीति चल रही है। ये शायद भूल गए हैं कि यही आज जो है सत्ता में बैठे हैं, इनकी सरकार है, जवाबदेही इनकी बनती है, हमारी नहीं बनती है। पिछले 10 साल में जिस तरह से अघोषित आपातकाल इस देश में चल रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को दबाने का काम किया जा रहा है। विपक्ष के नेताओं को, विशेष रूप से 2 मुख्यमंत्री विपक्ष के आज जेल के अंदर बंद हैं और इसकी चर्चा भी नहीं हो रही है। खासतौर से झारखंड के हेमंत सोरेन जी के बारे में कोई चर्चा आज नहीं कर रहा है, उनको जेल में बंद कर रखा है। तो ये एक तरह से इन्होंने, इन्हीं के भाषण में स्पीकर साहब जो हमारे हैं, उन्होंने कहा कि जो है उस जमाने में विपक्ष के नेताओं को अंदर जेल में बंद किया जाता था, कि आज वो नहीं है। वोटिंग वाले दिन भी, जिस दिन वोट पड़ रहे थे, हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को थाने में बैठा रखा था। मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है, हर बूथ के कार्यकर्ताओं को थाने में बैठा के रखा गया था। तो ये संविधान की हत्या नहीं है। इनके 3 सांसदों ने, कई सांसदों ने बल्कि उस समय के बोला कि हम 400 सीट हमें दो, हम संविधान को खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे। मेरे तो पड़ोसी लल्लू सिंह जी ने भी कहा कि जो है हम संविधान को खत्म कर देंगे। तो ये सीधी बात, जब ये सीधे कह रहे हैं हम संविधान को खत्म करेंगे, तो आज की तारीख में संविधान को कांग्रेस पार्टी से खतरा है कि भारतीय जनता पार्टी से खतरा है, ये तो सीधे दिख रहा है हमको। इन्हीं के नेता बार बार बोल रहे हैं 400 सीट दिलाओ, संविधान खत्म हम कर देंगे। जहां तक सिंघोल की बात आप कर रही हैं, सिंघोल देखिए सीधे बीजेपी ने कहा था, न बीजेपी ने जो कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नेता बोल रहे हैं, डर बनाया जा रहा है। मैं आपसे सिंघोल का मुद्दा पूछ रही थी कि सिंघोल का मुद्दा ऐसे मौके पर उठाने की क्या जरूरत पड़ गई? सिंघोल का जहां तक मुद्दा है, देखिए सिंघोल का मुद्दा ये नहीं है। जिस समय सिंघोल को रखा गया था, उस समय भी हमने ये कहा था कि सिंघोल जो है ये एक राजतंत्र की निशानी। आपने नया पार्लियामेंट बनाया है, सदन बनाया है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत करते हैं। लेकिन जो है सिंघोल को उसमें रखना एक राजतंत्र की, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने भी उस समय यही दिया था कि इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं एज अ ट्रांसफर ऑफ पावर की तरह। ट्रांसफर ऑफ पावर हमारा संविधान है, जो डॉक्यूमेंट एक ट्रांसफर ऑफ पावर के रूप में तैयार हुआ है। सिंघोल उसकी निशानी नहीं है ट्रांसफर ऑफ पावर की, और ये जो है राजतंत्र की एक निशानी है। इसको प्रजातंत्र के इस मंदिर में होना उचित नहीं है। अगर संविधान की बड़ी कॉपी वहां रखी जाए तो ये ज्यादा उचित होगा। ठीक है, हमारे साथ अरविंद वाजपेयी जी भी जुड़ गए। अरविंद जी, मैं आती हूं आपके पास, लेकिन पहले जीवीएल जी इसका जवाब आप दीजिए। स्वाति जी जी, जो सबसे पहले हमारी जब अंग्रेजों से सत्ता मिली थी, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कोई तैयार नहीं थी। उसको तैयार करने में और भारत रिपब्लिक होने में समय लगा, तो पहले ये जानकारी रखें। तो इसलिए ट्रांसफर ऑफ पावर के रूप में सिंघोल को ही दिया था, नेहरू जी के द्वारा स्वीकारा गया, और लेकिन उसको दशकों तक एक इलाहाबाद में म्यूजियम में रखा गया, केवल एक हैंड हेल्ड इसके लिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, मोदी जी ने उसको सम्मान देने का काम किया है। भारत की प्रतीकों पर, भारत की कल्चर पर, भारत की प्रजातंत्र में, भारत की इतिहास पर गर्व महसूस करती है। आपके पास लौटूंगी, आप कंप्लीट नहीं, आप नहीं, क्यों नहीं, आपने देखिए। अच्छा, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं आपने मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद कर दिया, ये भी इमरजेंसी है। क्यों आपको भारत की न्याय व्यवस्था पर आपको कोई विश्वास नहीं है? क्या मुख्यमंत्रियों को कोई प्रधानमंत्री जी के आदेशों पर बंद किया? एक पूरी कानून प्रक्रिया के तहत, एक न्याय प्रक्रिया के तहत वो जेल में बंद है। यही लोकतंत्र की एक अभिन्न अंग है। क्या इसको, न्याय व्यवस्था को आप मानते नहीं है? आप चाहते हैं जो भी भ्रष्टाचार करें को उनका राजनीतिक संरक्षण मिले? क्या यही कांग्रेस पार्टी का विचार है? मुख्यमंत्री झारखंड हो, दिल्ली हो, ये जेल में बंद है क्योंकि कोर्ट ने उनको बेल मंजूर नहीं किया। उसके लिए आप भारत सरकार को या मोदी जी को कैसे दोष दे सकते हैं? दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम सरकार में हैं, इसलिए इमरजेंसी को भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हम कैसे लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी
जिम्मेदारी जो भारत के लोकतंत्र को खत्म करने का साजिश कांग्रेस के सरकारों के द्वारा हुआ है। तो इसलिए ये कांग्रेस, या आप कहें कि इंदिरा गांधी से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, नेहरू जी के एक अच्छे प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, बोलिए आप खुद उनके ये गलतियां को स्वीकारिए। और दूसरी तरफ आप भारत के लोकतंत्र में यदि विश्वास रखते हैं और भारत की परंपराओं पर विश्वास करते हैं, आपने राम मंदिर के प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस पे नहीं गए। आपको औरंगजेब से जितना प्रेम है, जितना मुगलों से प्रेम है, आपको भारत की परंपराओं से, भारत के राजाओं से और उनके संस्कृति से आपका कोई मतलब नहीं है। यही प्रतीक होता है। आपने औरंगजेब के प्रति या मुगल के प्रति इस प्रकार का कभी एक बयान देते हुए तनुज जी ने ये कहा था कि जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे इसी कारण से, क्योंकि वो राजतंत्र का प्रतीक था। अब छत्रपति शिवाजी का सम्मान नहीं करेंगे। व्हाइट वॉश हो गए हैं, जितने भ्रष्टाचारी भाजपा ज्वाइन कर गए वो सारे व्हाइट वॉश हो गए हैं। जितने लोग भ्रष्टाचार करके जिनके ऊपर मुकदमे थे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना है, सारे मुकदमे कोई नहीं सर, हमारे देश में कानून व्यवस्था है, किया है, कोई नहीं है कि आप पूरी लिस्ट है। चलिए ठीक है, राजीव राय जी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव राय जी, आप ही की पार्टी की तरफ से बात उठी ये सेंगोल की, मुद्दे अलग अलग जिन पर चर्चा होने की प्रतीक्षा थी। हालांकि अभी विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि कल दोनों सदनों में उठाया जाएगा नीट का मुद्दा, लेकिन आज ये सेंगोल की जरूरत क्यों आन पड़ी? अनुप्रिया पटेल पूछ रही हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी तब कहां थी जब इसे स्थापित किया जा रहा था? उस दिन समाजवादी पार्टी ने ताली तो बजाया नहीं था, और जिस तरह से आज प्रदर्शन हुआ, मैं भी था सदन में, जिस तरह से प्रदर्शन हुआ मुझे भी व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बात हम संविधान की करते हैं और ये ट्रांसफर ऑफ पावर का ये सिंबल है। तो या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान गई कि ट्रांसफर ऑफ पावर होने वाला है, और उसके साथ तमाम मुद्दे पे जीवीएल साहब लगातार बोलते जा रहे थे, क्योंकि आपका ध्यान वो हो, इमरजेंसी की बात कह गए, मंदिर की बात कह गए। जीवीएल साहब इमरजेंसी में हम भी भुक्तभोगी रहे, हमसे ज्यादा भुक्तभोगी। मेरा तो लीडरशिप नहीं, मेरा पूरा परिवार जेल में था, ठीक है, तो वो दर्द को हम जानते हैं। लेकिन अगर 50 साल पहले की बात हो रही है तो क्यों न 30-40 साल और आगे पीछे चला जाए? 1942 की बात क्यों नहीं हो जाए? नेहरू सही थे, गलत थे, आप बता दीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साइन किया था कि नहीं किया था लेटर की, भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया जाए। तो अगर आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं और पीछे वाली बात को अपने पॉलिटिकल उसके लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप माफी मांगिए ना। 1942 में कहाँ थे? 1929 में कहाँ थे आप लोग? उसके लिए भी तो उसका भी तो भर्त्सना होना चाहिए सदन में, कि जो लोग सदन में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, यही नहीं चाहते थे कि देश आजाद हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल सरकार में नहीं थे, विक्टोरिया की चिट्ठी नहीं लिखा था कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए था, कहीं थे आप लोग? तो मैं अगर सकारात्मक पहलू के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उन बातों के ऊपर कोई डिनाई नहीं। समाजवादी पार्टी तो एकदम डिनाई नहीं करती, इमरजेंसी गलत था, सबने मान लिया इस देश को। तो आप अगर उसको पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि सरकार पिछले 100 साल की हिस्ट्री निकाल दे, आजादी से पहले से लेकर अमृतकाल में तो याद होना चाहिए। खासतौर से जब अमृतकाल की बातें कर रहे हैं तो अमृतकाल में तो ये होना चाहिए ना कि जो अमृतकाल हम मना रहे हैं, आजादी के 75वें साल को अमृतकाल मना रहे हैं, इसी आजादी के खिलाफ ये लोग भारत ब्रिटिश के साथ मिले हुए थे और आंदोलन को कुचलने की बात कर रहे थे। तो छोटी सोच मत दिखाइए पहले दिन से ही। बात संविधान की अगर होती है तो आप लोग इतना अखबार क्यों गुजर जाता है? कभी सिंगोल पर लेने जाने लगता, क्या परेशानी थी? आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने जिस तरह कांग्रेस के नेता को कहा बैठो, सलाह नहीं देने लायक हो, चाहे उन्होंने क्या कहा था, जय संविधान ही तो बोला था ना, तो क्यों इतनी परेशानी है आप लोगों को संविधान से? अरविंद वाजपेयी जी, अगर सब पीछे ही की तरफ लेते जाते चलेंगे तो कोई लिमिट तो है नहीं हमारा, तो वही बोल रहा हूं, पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे देखना चाहिए। हाँ अरविंद जी। नहीं, सवाल पीछे और आगे का नहीं। भारत की सवाल ये है कि अगर इतिहास में कोई काला दिन हुआ है और उस दिन अगर हम उस काले दिन को याद करें, उसमें जो दुखदाई, अभी राजीव राय ने भी कहा कि भाई इनका पूरा परिवार जेल में था, ये भूल जाएंगे क्या वो रात? कोई नहीं भूलेगा वो चीज, वो इतिहास में दर्ज है। लेकिन जो बच्चे आज बड़े हुए हैं, जिनको इतिहास की जानकारी नहीं है, तो अगर हम उसको बात को बताना चाहते हैं तो उसमें क्या ऐतराज है? और वो बात शुरुआत इन्होंने की
ये संविधान की लाल किताब लेके हाथ में घूम रहे हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। संविधान को तो इन्होंने कुचला था और एक बार नहीं कुचला, बार बार कुचलने की कोशिश की है। शाहबानो का केस भी याद होगा, और वो कैबिनेट का वो ऑर्डिनेंस फाड़ा इन्होंने, जो कैबिनेट में राहुल गांधी का प्रस्ताव पास होना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मतलब क्या बात कर रहे हैं? देखिए, दो तरफा नहीं चलेगा। या तो आप कहिए हम संविधान को मानते हैं और संविधान के साथ खड़े हैं और 24 घंटे साथ खड़े हैं, और जब आप ये कहेंगे तो इमरजेंसी याद आएगी, क्योंकि आपके पूर्वजों ने उसका इस्तेमाल किया था। संविधान का गलत इस्तेमाल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया था। याद होगा, इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया था, तो इसी वजह से इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया, रातों रात जेल से उठा लिए गए। पत्रकार, कम से कम मेरे ख्याल से 10-15 हजार पत्रकार जेल में डाले गए थे। इंडियन एक्सप्रेस अखबार हुआ करता था, उसकी बजली काट दी गई। कितने किस्से गिराए, हमने तो देखा हुआ है सब। तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो इसको ऐतराज नहीं कर सकते। ये 47 या 42 में ले जाके उससे क्या जाहिर होगा? हम तो संविधान की बात की कर रहे हैं। संविधान को किसने तोड़ा, किसने कुचेला, किसने मरोड़ा? तो इनका इतिहास है कांग्रेसियों का कि इन्होंने ही किया है। और ये सिखों के सबसे बड़े नहीं तो आज की बात भी तो करना पड़ेगा ना। आज की बात, अगर पुरानी बात कर रहे हैं, आज की बात भी तो आपको करनी पड़ेगी। भूल गए क्या कैसे स्टेटमेंट दी थी कि बड़ा बरगद गिरता है तो भूचाल आया करते हैं? मतलब ये 84 के दंगे भी हमने देखे हुए हैं, किस तरह से सिख भाइयों को जलाया गया था, किस जगह से पुलिस और आर्मी चुप करके 4-5 दिन पड़ी रही थी। तो ये इतिहास थोड़ी बदल दोगे, ये तो सब लिखा गया है। इसको याद भी करेंगे, बार बार याद करेंगे, और देश की जनता को बताएंगे भी कि ये वही कांग्रेस है, इसका ध्यान रखिएगा, इसमें कोई बुराई नहीं होता। आज की बात भी तो करना पड़ेगा। तनुज जी, क्या संसद, तनुज जी, ऐसे में क्या हम समझे कि सदन की जो कार्रवाई है वो इसी बात पर सीमित हो जाएगी कि पहले किसने क्या कहा? अब पहले किसने संविधान की प्रति दिखाई, फिर उसके बाद किसने इमरजेंसी की बात की, फिर किसने सेंगोल की बात की? क्या इसी में चला जाएगा सारा समय? नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं जाएगा। अगर ये इस तरह की शुरुआत करेंगे तो उसका जवाब माकूल दिया जाएगा। जी, यही बात ध्यान में रखना होगा। जी, अगर ये कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, आज का जवाब भी तो दीजिए ना, आप आज का भी जवाब दीजिए। तो सरकार परंपराओं से ही चलेगी, सरकार रूल ऑफ द लॉ से चलेगी, सरकार पार्लियामेंट की रूल बुक है उससे चलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है अरविंद जी, तनुज जी, सबका विकास की बात। जी अरविंद जी, तनुज जी, आपसे यही सवाल। जी वही मैं कह रहा हूं, ये आप कह रहे हैं कि सारी बातें करनी पड़ेंगी, तो मैं कह रहा हूं आज की बात कोई क्यों नहीं कर रहा है कि आज किस तरह से संविधान की जो है को बिगाड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ काम किया जा रहा है। आज की भी तो हमको बात करनी पड़ेगी ना। अब आप चलिए, मैं मान लिया आप पुरानी बात एक याद कर रहे हैं, आपको इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है, आप उसकी बात करिए, लेकिन हम आज की बात कर रहे हैं कि आज किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के ऊपर हमला किया है, लगातार हमला किया है और लगातार उसके खिलाफ काम कर रही है। आज की सरकार ने आपके कई सारे मामले हैं, आप देख लें, उत्तर प्रदेश में ही अगर आप देख लें, आप किसी का घर तोड़े जा रहे हैं, आप ईडी और सीबीआई को भेजे, किसी के पास भी भेजे जा रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ के लिए आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं यही बार बार कह रहा हूं कि आज की परिस्थिति आप देखिए, 10 साल में क्या हुआ है, 10 साल में हमने क्या झेला है विपक्ष ने आज, तो ये इसकी भी बात तो हमको करनी पड़ेगी। अगर हम इतिहास की बात करेंगे, पुरानी सरकारों की बात करेंगे, तो हमको आज की सरकार, ये भी पुरानी सरकार हो गई, अब तीसरी बार आप आए हैं, इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दी, आपने गठबंधन की सरकार वहां बनाई है, फिर भी बार बार कह रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो लेकिन वही मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे जितने भी लोग हैं, हमको आज चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके सांसदों ने, उस समय सांसद थे ये लोग, उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि हम संविधान को बदलेंगे। उस पर हमें बहुत आपत्ति है, क्योंकि संविधान को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। आप क्या खत्म करने की बात भी कही थी आपके सांसदों ने संविधान को। ठीक है जीवीएल जी, लगता है ये चीज जो है ना, आप लोग चुनाव भर भी बोलते रहे, लेकिन चूंकि कुछ ऐसे बयान आ जाते हैं जो नहीं आने चाहिए, और वो जब तक आप लोग उस पर कोई मुकम्मल एक्शन लेंगे नहीं, तब तक विपक्ष की तरफ से ये बातें उठेंगी, और जब तक ऐसी बातें उठेंगी तब तक हम समझेंगे कि जो काम होना चाहिए वो नहीं होगा। ये सारी बातों पर ही चर्चा रह जाएगी। श्वेता जी, संविधान के बारे में चर्चा करना
मैं मानता हूं ये बहुत ही अहम चर्चा है, इसको मैं मुद्दों से भटकना नहीं मानता हूं, बट लेकिन लोगों को भ्रमित करने की जो कोशिश किया गया था विपक्ष के द्वारा चुनावों के दौरान, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई अवसरों पर कहा, ये संविधान खत्म करने की जो विपक्ष के लोग जो झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल ये झूठा है, इसकी संभावना नहीं है। हम कतई इस प्रकार का सोच नहीं रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको एक धर्म ग्रंथ के रूप में मैं इसको मानता हूं। मैं अपनी सरकार केवल और केवल, मेरे लिए कोई धर्म नहीं है, केवल और केवल मेरे लिए मेरा अपने संविधान मेरे लिए सबसे प्रमुख है। इतना स्पष्ट रूप से कहने के बाद आप झूठे आरोप लगाते रहे। आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह सरकार के हाथों में अगले 5 साल और आने वाला समय संविधान के लिए पूरी रक्षा होगी, और ऐसा इस प्रकार का कभी हमला हुआ था तो 75 में हुआ था। क्या यह कहना जरूरी नहीं था? कोई कह रहा था कोई राजनीतिक बयानबाजी है, कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। ये राष्ट्रपति जी के द्वारा ये जो वाक्य कहा गया, ये देश के संविधान की रक्षा के लिए बहुत अहम बात है। और आज जब चर्चा होगी इस पर पार्लियामेंट में कल से, उस पे विपक्ष को अपना पूरे बात रखने का अपना अधिकार होगा और उनके झूठे आरोपों को जवाब देने का मौका सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी होगा। देश के सामने हकीकत प्रस्तुत करना, इस प्रकार का भ्रम से लोगों को, इस प्रकार का भ्रम को दूर करना, यह भी सरकार का कर्तव्य है। अमृत काल है, आने वाले 25 वर्ष, इसमें भारत की जनता को अब भागीदारी करनी चाहिए। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए। हमारा सारा लक्ष्य सकारात्मक है, आपका सारा लक्ष्य नकारात्मक है। आप भारत की प्रगति नहीं देखना चाहते हैं, आप केवल अपने राजनीतिक उद्देश्यों से भारत को और संविधान को, संसद को बाधित करना चाहते हैं। राजीव जी, क्या तारीखों का महत्व रह जाता है? मैं इसीलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपने कहा कि पीछे अगर जाएंगे तो और कितना पीछे, और 100 साल का जिक्र पूरा आ जाएगा उसमें। अगर एक 25 जून की तारीख को लेकर बीजेपी की तरफ से बयान हुआ या फिर स्पीकर की तरफ से एक प्रस्ताव पारित किया गया, तो उसमें विपक्ष की आपत्ति क्या? नहीं श्वेता जी, इनकी पीड़ा झलकती है इमरजेंसी से, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी के बगल में जो महामहिम उपराष्ट्रपति साहब खड़े थे, वो भी इमरजेंसी में कांग्रेस में ही थे। और कांग्रेस जो हम लोगों ने सुना है कि इमरजेंसी के दौर में जिस शख्स ने सबसे ज्यादा कड़ाई किया था, या उसको कोई भी शब्द दे दीजिए, उनके पत्नी और बेटे को आज भी इनके पार्टी में है और सांसद बनाकर सम्मानित कर रहे हैं। तो ये इनका दोहरापन हर जगह आता है। अगर आप इतने पीड़ा में हैं तो इमरजेंसी लागू करने वाले को आप उपराष्ट्रपति से लेकर मंत्री तक क्यों बना रखे हैं? आप इनका चरित्र उजागर होता है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम तो नहीं कह रहे हैं कि इमरजेंसी सही बात थी। आप बार बार उसको महामहिम ने, राष्ट्रपति ने बोला, आप बोल रहे नॉर्थ ईस्ट में विकास और शांति की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बेटी के ऊपर खामोश, बेरोजगारों के ऊपर खामोश, और सेना की मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, सेना को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अग्निवीर लगा दिए। देश के नौजवानों के भविष्य के साथ, देश की सुरक्षा के साथ आपने जो खिलवाड़ किया। हिंदुस्तान की सेना के नरसिम्हा राव साहब सबसे बड़ी ताकत थी। कितने बड़े देश में जो हमारा जवान सियाचिन ग्लेशियर के -50 डिग्री में ड्यूटी करता था, वो +50 के रेगिस्तान में भी करता था। आपने 4 साल में रिटायर कर दिया। हमको राजीव राय को 5 साल का सांसद का कार्यकाल चाहिए, इस उम्र में माननीय प्रधानमंत्री जी को 5 साल का चाहिए, लेकिन मेरा नौजवान बेटा और भाई 4 साल में रिटायर हो जाएगा। और 4 आप कहते हैं। मैं तो आपसे एक और बात कर रहा हूँ, इस सदन में जब ये अग्निवीर योजना आई थी तो आपके तमाम उद्योगपति मित्रों ने कहा था कि हम इनको भर्ती करेंगे, हम इनको रिक्रूटमेंट कर देंगे। 2 बातें मैं महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा, देश को जानना चाहिए। और खाली सिंगल मुद्दा नहीं है, मैंने तो व्यक्तिगत रूप से आज नोटिस दिया है, मैंने बेरोजगारी बुनकरों पर नोटिस दिया है, कल आएगा। मैंने नीट पर पेपर लीक पर दिया है। उन सब बातों को सिंगोल के और उसके आचरण छुपाइए मत। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाइट पेपर लेकर आएंगे क्या? व्हाइट पेपर लेकर, देखिए आपने बीच में बोला नहीं, बेचैनी मत होइए, मैं जान रहा हूँ। व्हाइट पेपर लेकर आएंगे क्या?
कि इतने अग्निवीरों को 4 साल बाद नौकरी दी गई। वो जिस 75% अग्निवीरों को सेना अगर ठप्पा मारकर भेज दे कि आगे नौकरी देने लायक नहीं थे, उसको कौन नौकरी देगा? आप देश के साथ झूठ बोलते रहे और खिलवाड़ करते रहे। आप सस्ते सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर महंगाई पर बात हुई क्या? आज बढ़ते महंगाई की बात हुई, बढ़ते बेरोजगारों की बात हुई, नौकरियों की बात हुई। जो देश के नौजवानों से, गरीबों से सीधे जुड़ा हुआ मसला है, आरक्षण की बात हुई, आपने नहीं कहा। आप झूठ मूठ के घुमाते रहेंगे बात को और आप बचने वाले नहीं हैं। ये 2014 और 19 वाला सदन नहीं है, याद रखिएगा। हर मुद्दे पर आपको आईना दिखाया जाएगा, हर मुद्दे पर आपसे जवाब मांगा जाएगा और उम्मीद ये करता हूं कि तानाशाही आपकी नहीं चलेगी, चाहे पीठ की तरफ से हो चाहे सरकार की तरफ से हो। जिन मुद्दों पर आपको शर्म नहीं आई, मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं बोलना चाहिए था। आप नॉर्थ ईस्ट की विकास और शांति की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बेटी याद नहीं आती है। देश के लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों की बात करते हैं, आत्महत्या कर रहे किसानों की बात आपको याद नहीं आती है। बेरोजगार नौजवानों की बात याद नहीं आती है, भूखमरी से मर रहे बच्चों की बात याद नहीं आती है। आप मुद्दों से भटकाना चाहेंगे सदन में, इसलिए मैं कह रहा हूं पिछली तारीख को भाकर बात को घुमाइए मत। पिछली तारीख की बात करेंगे तो देश के सबसे बड़े अपराधी आप लोग हैं। अमृत काल में जो देश मना रहा है उसके खिलाफ आप लोग खड़े थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वालों को कुचलने की बात कर रहे थे। सबसे पहले माफी मांगना चाहिए। तो आप 50 साल, 75 साल, 100 साल, कितने साल तक पीछे की आप आगे की बात कर रहे हैं राजीव जी। तब तक मुझे लगता है कि देश भी ध्यान से सुने, क्योंकि अब वाकई 10 साल का कार्यकाल हुआ है। अब आगे के जो 5 साल हैं उसमें वर्तमान की बात हो जाए। जीवीएल जी, मैं आपके पास आती हूं। पहले अरविंद जी, मैं चाहती हूं कि आप रिस्पॉन्ड करें इसको, क्योंकि आपके नेता चिराग पासवान की तरफ से भी बड़ी तल्ख टिप्पणी आई विपक्ष को लेकर। देखिए, देश के अंदर समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन संविधान की दुहाई अगर आप दोगे तो आपके खिलाफ जो आपका राज था उस वक्त की जवाबदेही रहेगी। और ये तो खुद ही मान रहे, राजीव राय तो खुद ही मान रहे कि कांग्रेस के भुक्तभोगी इमरजेंसी के ये। देखिए, 25 जून अगर नहीं होता तो शायद ये जिक्र भी नहीं हो पाता, क्योंकि आज 27 तारीख है, 25 तारीख को ओथ सेरेमनी हुई है, कल भी हुई है, इसलिए उसका संदर्भ आया, रेलेवेंसी आई है। रेलेवेंसी इसलिए भी आई, ऐसा मैंने पहले कहा कि संविधान की दुहाई देने वाले लोग संविधान लेके हाथ में प्रदर्शन कर रहे थे। एक बात मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि 10 सालों में एक वाक्य बताइए कौन सा संविधान का प्रावधान को हमने तोड़ा मरोड़ा है? क्या 370 को बदलना अपराध किया है? क्या संविधान की परिधि के अंदर प्रावधान को बदलना गुनाह है? क्या पार्लियामेंट कानून बनाएगा तो उसको आपका कोई संविधान की अवहेलना है? तानाशाही वर्ड यूज कर रहे हो। अरे भाई, तानाशाह कैसी है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 4 जून को ही नतीजे आए हैं। प्री पोल अलायंस को दिए है 294 और उसका प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में सेलेक्ट हुए बकायदा। सभी पार्टियों ने समर्थन देके लीडर उनको बनाया है। सबसे बड़ी पार्टी है, 235 या 34 सीटें लेके या 40 लेके, तो उसके बावजूद आप तानाशाह कहेंगे, तानाशाह कहेंगे। फिर कहते हैं अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी क्या होता है? सारे कोर्ट काम कर रहे हैं, सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, फिर कहते हैं नहीं संस्थाएं मिसयूज हो रही हैं। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट 18 पार्टियां गई थी इसी आर्ग्यूमेंट के साथ। सबने एफिडेविट लगाए थे पिटीशन में कि मिसयूज हो रहा है सीबीआई का, ईडीआई का, और पूरा डाटास दिए थे। कौन कौन से लीडर के खिलाफ एफआईआर है उनके सबके नाम दिए थे, और इन्होंने प्रेयर की थी कि हमारे को न पकड़ा जाए, इन्वेस्टिगेशन हमारे ड्राइंग रूम में बैठ के हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी पिटीशन। क्या हुआ उसका मिसयूज का? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। 10 साल में इस सरकार ने विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाई है, ये कोई इनकार नहीं सकता। कोरोना काल में क्या क्या हुआ ये सबको मालूम है। सारे विश्व के जो देश है हमारी तारीफ करते हैं भारत की। देखिए, चीजों को क्रिटिसाइज खाली करते रहो, विरोध करते रहो, तो नहीं हुआ। ठीक है तनुज पूनिया जी, बाकी मुद्दों को आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण में आज नीट परीक्षा की जांच का भी तो जिक्र हुआ कि जो सरकार है वो कमिटेड है एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। नहीं, पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि जब ये हुआ तब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये लीक हुआ, जैसे चलना है वैसे ही चलेगा। ये तो विपक्ष ने दबाव बनाया, इतने चिल्लाए, हर जगह चिल्लाए हैं, हर जगह ये बात उठाई है, तब जाकर के इन्होंने एक्सेप्ट तो कम से कम किया है कि हाँ इसमें हुआ है। तब जाकर के इन्होंने आपका कानून बनाने की बात कही है। उससे पहले कितने धरने हुए, कितने लाठीचार्ज हुए, वो सब नहीं याद है क्या? वो सब भी याद रखना पड़ेगा आपको। विपक्ष ने एकजुट होकर के इसके खिलाफ कितना आंदोलन किया था।
तो वो आंदोलन का ही आज नतीजा है कि सरकार दबाव आई। देखिए, विपक्ष का काम है, कोई चीज अगर खराब हो रही है, कोई चीज हमको गलत लग रही है या देश के खिलाफ अगर लग रही है, तो हम उस बात को उठाएंगे और मजबूती से उठाएंगे। अगर ये भी काम हमें ना करने दिया जाए तो ये एक तरह से फिर मैं कहूंगा कि संविधान का फिर अपमान करना हुआ। अगर कोई बात हमें गलत लग रही है तो हम उसको मजबूती से उठाएंगे। हम विपक्ष में बैठे हैं, जवाब देना सरकार का काम है। मैं फिर से कह रहा हूं, जवाब सरकार देगी, हम गलतियां उठाएंगे, हम जो दिक्कतें हैं वो सामने लाएंगे, जो परेशानियां जनता को हो रही है वो हम सामने लाएंगे। अगर इसी को आप कह दोगे कि पुराना देखो, आज जो हो रहा है हम उसको क्यों नहीं उठा सकते? हमको आज उठाना पड़ेगा उस सवाल को। नीट की परीक्षा में बार बार विपक्ष ना कहता तो शायद इनके भाषण में भी ना आता, ना ये कानून बनाने को राजी होते। इससे पहले कितने सारे, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चुनाव से जस्ट पहले 3 पेपर लीक हो गए, उसमें भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बाकायदा सबूत जगह जगह लोग दे रहे थे कि ये देखिए 9 बजे का पेपर है, 7 बजे सारे क्वेश्चन के साथ आंसर नेट पे आ गए हैं, टेलीग्राम पे चल रहे हैं, व्हाट्सएप पे चल रहे हैं। बार बार वो दिखा रहे थे लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं किया। जब तक धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, लाठीचार्ज नहीं हुआ, वाटर कैनन नहीं चली बच्चों पे, जब ये सब इतना मीडिया के सामने आया, सोशल मीडिया पे चला, तब जाके इनको होश आया और फिर जाकर इन्होंने परीक्षा रद्द करी। तो जनता की अगर कोई भी तकलीफ है उसको अगर विपक्ष सामने लाता है तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। हम लोग बार बार चिल्लाएंगे, कोई भी अगर परेशानी दिक्कत होगी, कोई भी अगर गलत काम हमें लग रहा होगा कि सरकार के माध्यम से हो रहा है, तो हम उसको सामने लाएंगे और बेझिझक लाएंगे, बेखौफ लाएंगे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है और ये ना करना ही संविधान का अपमान करना होगा। जी बताएं। नहीं, इनकी बातें बहुत अच्छे हैं, पुनिया जी ने बात बहुत अच्छी कही, लेकिन ये आपके कॉन्डक्ट में ये सब नहीं दिखा पिछले 10 साल में। एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं, एक डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन के रूप में आपने काम किया, तभी तो आपको तीसरी बार विपक्ष में ही बैठना पड़ा। क्या जनता तीसरी बार मोदी जी की सरकार को सुनकर भेजी है? तो क्या सस्पेंड कर देते? नहीं, तनुज जी उनको तो बात तीसरी बार सरकार में आना, ये एक तीसरी बार सरकार में आना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक हिस्टोरिक मैंडेट थी। तीसरी बार नेहरू जी के बाद केवल मोदी जी को ऐसे एक मौका मिला है। और देखिए, आप चाहते हैं, आपका सही मुद्दा क्या है? आप चाहते हैं भ्रष्टाचार से संरक्षण। हमारे कोई भी नेता पकड़े गए, उनके ऊपर कोई आरोप है, उनको कोई अलग मापदंड से देखनी चाहिए, उनको जेल में नहीं भेजना चाहिए, उनको पूरी तरह छूट मिलनी चाहिए। फिर ओपनली कहिए ना संसद में, जनता पार्टी हम चाहते हैं विपक्ष के सभी सांसदों को, ये नेताओं को, हमको बचाया जाए, हमारे भ्रष्टाचार को। सुन लीजिए, तो भ्रष्टाचार से हम भ्रष्टाचार करते रहेंगे, कोई कार्रवाई ना हो, इस प्रकार का कोई नया व्यवस्था बनाया जाए। आप डिमांड रख सकते हैं, यही डिमांड रख सकते हैं। और दूसरी तरफ आप इमरजेंसी की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, बट लेकिन आप अपना गुणगान, संविधान, अपने गुणगान गाना चाहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन, हमने स्वतंत्रता दिलाई, एज इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और आप ऐसा क्लेम करते हैं, हम तो 1980 में पार्टी के रूप में प्रस्थापित हुए हैं और जनसंघ भी बना 51 में। आज आप क्लेम करते हैं ये सारा स्वतंत्रता आंदोलन हमने किया है, आपने किया है, क्या आपके परिवार ने किया है? और एक परिवार केवल उसकी क्रेडिट लेती है और देश की जनता के यहाँ बार बार अपनी फैमिली को यहाँ स्थापित करके, आपने भी तो नहीं किया, एक वंशवाद को स्थापित करके जितना भुनाया है गांधी परिवार ने, देश की जनता इससे नाखुश है। इसलिए आपको तीसरी बार ये गांधी परिवार को सत्ता से बाहर रखा है। और जो गलतियां आपने किया है, जब आप स्वतंत्रता के लिए आप अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं, आपने जो गलत कार्य किए हैं, जो काले कांड आप किए हैं, उसके लिए भी जनता के प्रति आपको जवाबदेही मेंटेन करनी है। हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हर संसद के सत्र के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं, संसद डिबेट के लिए है, डिस्कशन के लिए है, पर लेकिन आप भागते रहे हैं।
संसद से भागने का काम विपक्ष ने किया है। यदि आप में आज वो चले जाते हैं, हिम्मत है, कोई डिबेट करता है तो उसको सस्पेंड करा दिया जाता है। नहीं, अब राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में कौन से डिबेट में आइए, तैयार होकर आइए। आपकी तैयारी नहीं है, आपके पास कोई आपके पक्ष में कुछ कहने के लिए नहीं है, इसलिए आप कोई न कोई बहाना ढूंढकर हर हर संसदीय सत्र को आप बाधित करते रहे हैं। पिछले 5 साल में किसी भी सत्र ढंग से नहीं चल पाया, केवल और केवल आपके नकारात्मक। हल्ला बोल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज।